अवकेनिंग क्रिप्टोनियन ब्लू लाइन इन मार्वल 71 से 80 तक। अंततः मालरिक टोनी के साथ चलने के उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। आखिरकार रेजिडेंट ईविल की दुनिया से दोनों भाइयों को कोई वास्तविक खतरा नहीं था। यदि वे गलती से किसी वायरस से संक्रमित भी हो जाते, तो भी पहले से ही विकसित टीके और सीरम उपलब्ध थे। ये टोनी के लिए एक और रोमांचक अनुभव था, लगभग छुट्टी जैसा। मालरिक को याद आया कि आखिरी पारिवारिक यात्रा मिडिल स्कूल से स्नातक होने के ठीक बाद हुई थी। टोनी, पेपर और कुछ अन्य लोग दुबई गए थे। यह आराम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह एक आलीशान विला में 3 दिन की पार्टी में बदल गया। उसने मुश्किल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और उस विला में वह लगभग अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। रेजिडेंट ईविल की दुनिया की यह यात्रा हाई स्कूल की ग्रेजुएशन ट्रिप की तरह महसूस हुई। मालरिक ने अपने बेडरूम से नताशा को फोन किया। टोनी अभी भी समुद्री यात्रा की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपने कवच पर रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने में व्यस्त था, इसलिए उसके पास कुछ समय बचा था। इंतजार करते करते मालरिक को आयरन मैन 3 की एक बात याद आ गई, एक्सट्रीमिस वायरस। इससे असाधारण पुनर्जनन क्षमता, बढ़ी हुई ताकत और स्पीड प्राप्त होती थी, और कुछ मामलों में आग या बिजली उत्पन्न करने की क्षमता भी मिलती थी। यह इस वायरस के विकास के लिए एक उपयोगी संदर्भ साबित हो सकता है। उसने नताशा को फोन किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने पूछा, मिशन क्या है? इतने सीधे क्यों? क्या मैं अपने प्यारे अधीनस्थों का हालचाल कभी कभार नहीं पूछ सकता? मालरिक ने चिढ़ाते हुए कहा। अभी तो सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि 4 दिन पहले मुझे पैसे देने से इनकार करने वाला आदमी किसी मिशन के अलावा और क्या चाहेगा। उफ, ठीक है, ठीक है। एक मिशन है, बोलिए। मैं न्यूयॉर्क की एक सुरक्षित इमारत में हूं, कोई सुन नहीं रहा है, उसने कहा। क्या एएम में हमारी कोई विधवा गुप्त रूप से मौजूद है? मुझे उनके द्वारा विकसित किए जा रहे एक वायरस, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में डेटा चाहिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद नताशा ने जवाब दिया। ट्रेसी, मध्यम स्तर की शोधकर्ता, वह आपको आपकी जरूरत की चीजें दिलवा सकती है। आप इसे टेनेसी से 3 घंटे में ले सकते हैं, या मैं इसे दोपहर 2 बजे तक लॉस एंजल्स में पहुंचा सकती हूं। मैं टेनेसी जाऊंगा, यह ज्यादा तेज रास्ता है, मालरिक ने कहा। मुझे कहना पड़ेगा, ये बहनें वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। तो शायद उनसे भागने में कम समय बिताओ। वे तुम्हें याद करते हैं। बस इतना ही। फोन काट रहा हूं। मालरिक के जवाब देने से पहले ही उसने कॉल काट दी। उसने आह भरी, फोन को मेज पर रख दिया और बुदबुदाया, आजकल के अधीनस्थ। कोई इज्जत नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 घंटे बाद नताशा मालरिक को टेनेसी में स्थित अब वीरान हो चुके रेड रूम नामक सुरक्षित ठिकाने में ले गई। बाहर से देखने पर यह जंगल में बनी एक छोटी 2 मंजिला झोपड़ी जैसी दिखती थी। हालांकि इसके अंदर एक 4 मंजिला भूमिगत सुविधा थी, जिसमें उच्च तकनीक वाली प्रयोगशालाएं मौजूद थीं। कुछ विधवाएं, जिन्होंने अतीत में मालरिक के साथ पार्टी की थी, ने अनौपचारिक रूप से उनका अभिवादन किया और फिर अपने अपने कामों में लौट गईं। नताशा उसे कमांड रूम में ले गई और एक सुरक्षित तिजोरी खोली। उसने एक छोटी शीशी और एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव निकाली। ट्रेसी ने इसे हासिल करने में हमारी मदद की। हमने शिफ्ट बदलने के दौरान इसे चुरा लिया, नताशा ने बताया। जितना मैंने सरसरी तौर पर देखा है, यह अस्थिर है। धन्यवाद, नाटा। मालरिक ने शीशी का निरीक्षण किया। मुझे पता है कि यह एकदम सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मुझे एक पुनर्जीवित वायरस विकसित करने में मदद मिलेगी। पुनर्जननशील। नताशा की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है, शारीरिक क्षति को ठीक करना? बिल्कुल सही, लेकिन इसके दुष्प्रभाव बहुत बुरे हैं। यह मानव उपयोग के लिए तैयार नहीं है। मालरिक ने धीरे से उसकी बांह पर थपथपाया। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। नताशा उसकी ओर झुकी, उसकी उंगलियां उसकी छाती पर फिर रही थीं। तो शायद तुम आखिरकार मुझे पैसे दे पाओगे। यहाँ, मालरिक ने डेस्क की ओर देखा। नताशा मुस्कुराई, उस पर चढ़ गई और अपने पैर मोड़ लिए। यहीं पर, अभी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1.5 घंटे बाद, मालरिक ने नताशा के कपड़े ठीक करने में मदद की। वह कुर्सी पर बेसुध पड़ी थी और हॉन्फ रही थी। मेरी सलाह, अगर तुम इसे संभाल नहीं सकती, तो इसे चुनौती मत दो, उसने चिढ़ाते हुए उसके गाल पर चुटकी ली। आप और अधिक विनम्र हो सकते थे। अरे, मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दी, मालरिक ने अपनी मुद्रा ठीक करते हुए कहा। अब जब वेतन का काम हो गया है, मैं जा रहा हूं। उन विधवाओं को मुक्त कराते रहो। सुरक्षित रहना। अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे फोन करना। मल्लरिक, उसने उसके दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले पुकारा। क्या तुम्हें पता है कि एआईएम परीक्षण के लिए बेघरों का अपहरण कर रहा है? वह मुड़ा। क्या उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया है? तुम क्या करना चाहते हो? अगर आप सहमत हैं, तो स्टॉक कल तक उनका मालिक बन सकता है। बिल्कुल सही, बस सावधान रहना, और अगर कुछ हुआ तो मैं फोन कर दूंगी। समझ गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मालरिक ने वायरस और फ्लैश ड्राइव उठाए और चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोपहर 1 बजे, स्टॉक मैंशन का तहखाना। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, और यहाँ तक कि जाविस भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाया।
टोनी चिल्लाया, उसका कवच आंशिक रूप से तैनात था। मालरिक ने एक धातु का डिब्बा उठाया। इसे लेने गया था। एक्सट्रीमिस वायरस। ये परलोक में काम आएगा। अत्यधिक क्या? किलियन नाम के उस व्यक्ति द्वारा विकसित वायरस शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है। जैविक हथियार क्लास का पदार्थ। अच्छा है, लेकिन स्थिर नहीं है ना? नहीं, लेकिन उपयोगी है। किलियन को भूल जाओ, चलो चलते हैं, टोनी ने उत्साह से कहा। ठीक है। मेलरिक ने टोनी के कंधे पर हाथ रखा और उसे जैव ऊर्जा क्षेत्र से घेर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जैसे ही उसने शून्य में हाथ डाला, बुराई की दुनिया की तलाश में उसके आसपास का वातावरण धुंधलाने लगा। अंडस्को, ये जगह अब खाली नहीं थी। इसके बजाय, अब इसमें एक स्थायी अराजकता का बुलबुला समाहित हो गया था। जब तक मालरिक की चेतना उससे जुड़ी रही, वह समझ गया, वह बुलबुला रेजिडेंट ईविल की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। और अब वह दुनिया उसके लिए हमेशा के लिए सुलभ हो गई थी, बिना किसी शर्त के। हालांकि, जब उसने रेजिडेंट ईविल की दुनिया छोड़ने के क्षण में वापस जाने का विकल्प चुना, तो छलांग लगाने के लिए आवश्यक ऊर्जा में अचानक वृद्धि हुई। शटल में यात्रा करने के लिए उनकी शारीरिक शक्ति का 30% हिस्सा ही आवश्यक था, जो उनकी पहली यात्रा की तुलना में 30 गुना अधिक था। मालरिक ने छलांग को विलंबित करके प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक दिन प्रतीक्षा करने से ऊर्जा की आवश्यकता में 1% की कमी आई, और 30वें दिन ये वापस आधारभूत 1% पर आ गई। उस बिंदु के बाद 31वें दिन, 32वें दिन, इत्यादि, लागत 1% पर स्थिर रही। टोनी सही था, मालरिक ने सोचा। अतीत में यात्रा करने में दुगना खर्च आता है। भविष्य में यात्रा करने में उतना ही खर्च आता है। तो, मैं यहाँ से केवल 6 घंटे के लिए ही गया था, लेकिन रेजिडेंट ईविल की दुनिया में 30 दिन बीत गए। उसने रेजिडेंट ईविल की दुनिया के भीतर से एक समय चुनने की कोशिश की, 28 सितंबर, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। यहाँ तक कि उसके द्वारा मूल रूप से दर्ज किए गए समय से पहले के समय भी लॉक थे। तो मैं उस दुनिया में प्रवेश करने से पहले के समय में यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद के किसी भी भविष्य के बिंदु को चुन सकता हूँ। उन्होंने टोनी को यात्रा साथी के रूप में शामिल करने का परीक्षण किया। आवश्यक ऊर्जा में 11% की वृद्धि हुई। फिर, उन्होंने पूरे स्टॉक हवेली को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन लागत लगभग उतनी ही रही। जीवन को समय के साथ आगे ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है, पदार्थ को ढोने में न के बराबर। मालरिक अब शटल की टास्क सिस्टम को समझ गया था और उसने प्रयोग करना बंद कर दिया। तैयार हो जाओ, उसने टोनी से कहा। यह शुरू होने वाला है। आखिरकार, मैं तो कब से किसी दूसरी दुनिया का चीज़बर्गर खाने के लिए बेताब था, टोनी ने खुशी से कहा। मालरिक ने अपना ध्यान उस समय पर केंद्रित कर लिया, जो उस दुनिया में उनकी अंतिम उप स्टेटस के 30 दिन बाद का था। पलक झपकते ही दोनों गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेजिडेंट ईविल वर्ल्ड, 29 अक्टूबर। उष्णकटिबंधीय रेन 1 के बीचों बीच 2 आकृतियां अचानक प्रकट हुईं, जिससे आसपास के पक्षी चौंक गए। मालरिक ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत टोनी को स्कैन किया, और उन्नत दृष्टि के माध्यम से पुष्टि की कि उसका भाई पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ सेकंड बीत गए। अचानक, आयरन मैन का सूट कांप उठा और टोनी हिल गया। मल्लरिक, वह घबराकर बोल पड़ा, पहले ही जाग गए। तुम्हें जागने में बहुत समय लग गया, मालरिक ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी देर? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी अभी झपकी लेकर आया हूँ। टोनी ने कराहते हुए अपने हेलमेट को छुआ। हम कहाँ हैं? अमेजन रेन 1 में। अरे, मेरा रिकॉर्डर। जाविस, क्या हमने उस पार करने का दृश्य टेप पर रिकॉर्ड किया? खासकर वह हिस्सा जब मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। मुझे कुछ महसूस ही क्यों नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं झपकी ले रहा हूँ। जाविस ने जवाब दिया, सर, अज्ञात हस्तक्षेप के कारण कवच के सभी सर्किट बंद हो गए। किसी भी उपकरण ने रिकॉर्डिंग नहीं की। सच में, कुछ भी नहीं। टोनी ने आह भरी। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मालरिक ने आगे कहा। यह शायद एक सुरक्षा तंत्र है। कुछ लोगों का मानना है कि वास्तविकता से परे की जानकारी इतनी अधिक होती है कि यह आपके मस्तिष्क को नष्ट कर सकती है। तो, बेहोशी ही सुरक्षा है? टोनी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बहुत ज्यादा। हम वास्तव में कहाँ हैं? जाविस से कहो कि वह स्थानीय इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। मालरिक ने अपनी आंखें बंद करते हुए दुनिया से जुड़ने की कोशिश की। अचानक, अराजकता ने उसकी इंद्रियों को घेर लिया। विस्फोट, रोना, दहशत, चीखें, युद्ध। मालरिक दर्द से कराह उठा और उसने अपनी असाधारण श्रवण शक्ति को बंद कर दिया। ये क्या बकवास है? मैंने जाने से पहले रैकून सिटी को पूरी तरह साफ कर दिया था। जाविस को भी जिम्मेदारी सौंपी थी। अब हालात इतने खराब क्यों हो गए हैं? ऐसा लग रहा था मानो पूरा ग्रह युद्ध की चपेट में आ गया हो। फिर एक अजीब सी लहर आई। मालरिक ने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग करके इसका लाभ उठाया। उन पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, उत्साह, आक्रोश, निराशा, आशा। उन्होंने मानसिक शोर को व्यवस्थित किया। छोड़ो, विकसित हो, ढह जाओ, उपहार दो, बचाओ, उपहार दो, बचाओ। पूरी दुनिया मदद के लिए गुहार लगा रही थी।
मालरिक को एहसास हुआ कि उसकी अनूप स्टेटस में विश्व चेतना ने कुछ भयावह करने का प्रयास किया था और अब सहायता की गुहार लगा रही थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से ठीक करूं? इस बार मुझे क्या मिलेगा? उसने पूछा। उन्हें अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं में एक और वृद्धि की उम्मीद थी। चेतना ने खेद व्यक्त किया। जाहिर तौर पर वह पहले ही अपग्रेड की सीमा तक पहुंच चुका था। सच में, बस इतना ही है तुम्हारे पास? मालरिक ने आह भरी। विश्व चेतना एक डांटे हुए बच्चे की तरह पीछे हट गई। तुम मुझे क्या दे सकते हो? उसने आह भरी। अचानक उसके चारों ओर प्लेटिनम जैसी रोशनी दिखाई देने लगी, जो केवल मालरिक को ही दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक चमकता हुआ गोला बनाया और उसकी ओर बढ़ने लगे। मालरिक ने इसे एक उपहार के रूप में पहचाना और स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही वह उसके शरीर के पास पहुंचा, उसे अस्वीकार कर दिया गया। क्या? चेतना ने समझाया। वह गोला शरीर को पूरी तरह से रेजिडेंट ईविल की जैविक संरचना के अनुरूप ढाल सकता है, बिना किसी दुष्प्रभाव के। लेकिन मालरिक की अपनी प्रतिरक्षा सिस्टम ने इसे खतरे के रूप में समझकर अस्वीकार कर दिया। उफ, बेकार की बात है। रुको, उसे दे दो, इससे भी तो मुझे देने जैसा ही होगा। वह गोला तैरता हुआ टोनी के पास पहुंचा। उसका हेलमेट खुला और उसने मालरिक को घूर कर देखा। क्या हो रहा है? क्या तुम गड़बड़ कर रहे हो? विश्व चेतना का उपहार, यह अब आप में विलीन हो रहा है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सीने में हीटर ठूंस दिया हो। टोनी ने अपने कवच के साथ छेड़छाड़ की और अपनी कमीज ऊपर खींची। तुम हास्यास्पद लग रहे हो, मालरिक हंसते हुए बोला। ये शरीर को संवर्धित करने का उपाय है। अब तुम किसी भी प्राकृतिक वायरस या संवर्धित पदार्थ को सुरक्षित रूप से अवशोषित कर सकते हो। ये किस तरह की फ्रैंकस्टीन जैसी बकवास है? कुछ न होने से तो बेहतर है। आभारी रहो। ठीक उसी समय मालरिक पर भावनाओं की एक और लहर छा गई। बचाओ, विकसित हो, और भी बहुत कुछ, उन्होंने कहा। लगता है अभी और भी बहुत कुछ ठीक करना बाकी है। चलिए पहले स्टेटस का जायजा लेते हैं। वह आसमान में उड़ गया। टोनी ने उसका पीछा किया। अचानक जाविस की आवाज सुनाई दी, जो असामान्य रूप से भावुक थी। मास्टर मेलरिक, आप वापस आ गए हैं। जाविस, क्या तुम सुपर मार्क आई से जुड़े हो? यहाँ नीचे क्या हो रहा है? सर, आपके जाने के बाद से बहुत कुछ घटित हो चुका है। संक्षेप में बताएं। प्राथमिकता निर्धारित करें। मालरिक ने टोनी को नीचे उतरने का इशारा किया ताकि वे पूरी रिपोर्ट सुन सकें। अंडरस्को दोनों के उतरने के बाद टोनी ने अपना कवच उतार दिया और जाविस को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया। मास्टर मेलरिक के जाने के बाद कहानी आगे बढ़ती है, जाविस ने शुरू किया। 29 सितंबर की सुबह, आपके जाने के बाद, मिस जिल वैलेंटाइन और शेरिफ मार्विन ने स्थानीय पुलिस के साथ रैकून सिटी में बचे हुए लोगों की तलाश शुरू की। शाम तक, शहर लगभग खाली हो चुका था। 90% से अधिक ज़ॉम्बी को निष्क्रिय कर दिया गया था। जाविस ने बोलते हुए होलोग्राफिक फुटेज प्रदर्शित की। जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने शहर में असामान्य स्टेटस का पता लगा लिया। उन्होंने 6 हत्याचारियों को हवाई मार्ग से गिराकर जवाब दिया। 100 फीट से उन सभी को सीरम बमों का उपयोग करके नष्ट कर दिया गया। आगे की स्टेटस बिगड़ने से रोकने के लिए शेरिफ मार्विन ने रातों रात बड़े पैमाने पर निकासी का आदेश दिया। 10,000 से अधिक लोग रैकून सिटी छोड़कर चले गए, और चौकियों पर तैनात सेना ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। वीरान शहर में बाहरी शक्तियों की दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो गई। कुछ क्वेस्ट्स दल अंदर गए, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। आखिरकार, शहर को भुला दिया गया। एक दिन बाद, बचे हुए लोग अस्थायी रूप से अलग हो गए। जिल, मार्विन और कई अन्य लोगों को एनवाईपीडी में स्थानांतरित कर दिया गया। मिस शेरी और मिस्टर बर्ड, एडा वॉन के साथ चले गए। उनके पुनर्वास के दौरान, मुआवजा अपर्याप्त था। इसके कुछ ही समय बाद, जी वायरस को छिपाने के आरोप में HCF द्वारा एडा पर हमला किया गया। वह शेरी और बर्ड के साथ ग्रामीण कनाडा भाग गई, जहां मैंने ऑनलाइन जाकर अम्ब्रेला के अपराधों को उजागर किया। जाविस ने लीक हुए दस्तावेजों और फुटेज को दिखाते हुए और भी वीडियो चलाए। हालांकि कुछ रुकावटें आईं, लेकिन प्रेस स्पीड हो रही थी, मालरिक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। आगे क्या हुआ? 1 अक्टूबर को एक वैश्विक जैव रासायनिक संकट शुरू हुआ। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में हुई, लेकिन इसकी उत्पत्ति रैकून सिटी में हुई थी। असली मुसीबत 30 सितंबर को शुरू हुई। जब मार्विन और जिल निकासी का नेतृत्व कर रहे थे, तब हंक नाम के एक अम्ब्रेला एजेंट ने भूमिगत प्रयोगशाला में घुसपैठ की और जी वायरस को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। 100 फीट से, श्रीबर्ड ने सभी वायरल नमूनों को नष्ट कर दिया था। बाहर निकलते समय, हंक को एक चूहे ने काट लिया, वह चूहा जो आपके जाने के कुछ ही समय बाद प्रयोगशाला में आया था। इस चूहे में प्रोटोटाइप एस वायरस था। इसने हंक को संक्रमित कर दिया, जिसे इसकी गंभीरता का एहसास नहीं था। उसने चूहे को मार डाला, रैकून सिटी छोड़ दिया और न्यूयॉर्क चला गया। 1 अक्टूबर तक, वह अम्ब्रेला की न्यूयॉर्क शाखा में था, लेकिन उसकी हालत पहले से ही बिगड़ रही थी। जाविस ने निगरानी फुटेज दिखाया। हंक लड़खड़ाते हुए ऑफिस की इमारत में दाखिल हुआ, और कुछ ही मिनटों में चीख पुकार मच गई। धमाके हुए, और एक विशालकाय उत्परिवर्ती प्राणी प्रकट हुआ।
वह प्राणी गोलियों से अप्रभावित था और उत्परिवर्तन के साथ साथ और भी शक्तिशाली होता गया। उसके खून से संक्रमित लोग भी उत्परिवर्तित हो गए। संक्रमण तेजी से फैल गया। कुछ ही घंटों में अम्ब्रेला बिल्डिंग पर कब्जा हो गया। भारी हथियारों के बावजूद वे इसे नियंत्रित करने में विफल रहे। उत्परिवर्ती, जो कभी हंक था, अराजकता के बीच खड़ा था, लाल आंखों वाला और लगभग अविनाशी। संक्रमण दर 98% से अधिक हो गई थी। जो लोग बच गए थे और जिन्हें संक्रमित नहीं किया गया, वे कोमा में चले गए और संक्रमितों ने उन्हें खा लिया। ये संकट पूरे न्यूयॉर्क में फैल गया। जिल और मार्विन मेरी दूरस्थ सहायता से बाल बाल बच गए। जाविस ने जलती हुई सड़कों और गिरी हुई इमारतों के दृश्य दिखाए। सेना ने अत्यधिक बल प्रयोग किया, लेकिन संक्रमित लोग सामान्य मनुष्यों से दोगुने शक्तिशाली थे। 100 में से एक हंक जैसे शक्तिशाली रूपों में परिवर्तित हो गया। ये टैंक विस्फोटों से बच सकते थे और लगातार रूपांतरित होते रहते थे। जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई। स्टेटस बिगड़ने पर सरकार ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 1 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे 3 मिसाइलें न्यूयॉर्क पर गिरीं। शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया। टोनी की आंखें चौड़ी हो गईं। परमाणु बम, हाँ, जाविस ने पुष्टि की, लेकिन अम्ब्रेला ने पहले ही अपनी जरूरत की चीजें निकाल ली थीं। उन्होंने पाया कि संक्रमित लोगों में से 100 में से एक बच जाता है और विकसित होकर अपार शक्ति, एजिलिटी और मानसिक स्पष्टता प्राप्त कर लेता है। एल्बर्ट वेस्कर नाम के एक व्यक्ति ने खुद को इंजेक्शन लगाया और बच गया। उसकी शक्ति 20 टन तक पहुंच गई। उसकी स्पीड 150 मीटर प्रति सेकंड थी। उसने अम्ब्रेला पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने विकसित वायरस को एसेंशियन वायरस नाम दिया। वेस्कर ने वैश्विक मानव विकास अभियान शुरू किया। ये वायरस, जो अब हवा के माध्यम से फैलता था, अम्ब्रेला की अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं के जरिए फैलाया गया। 8 अक्टूबर तक ये दुनिया भर में फैल चुका था। शहर रातों रात तबाह हो गए। सरकारें गिर गईं। जीवित बचे लोग बहुत कम थे। केवल एक राष्ट्र, चीन, की दृढ़ नियंत्रण और सीमा सुरक्षा के कारण अडिग रहा। 15 अक्टूबर तक महामानव बड़ी संख्या में प्रकट होने लगे, जिससे स्टेटस में थोड़ा बदलाव आया। लेकिन कई क्षेत्रों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका खंडित हो गया। टेक्सास ने 16 अक्टूबर को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 17 अक्टूबर तक 16 और राज्यों ने भी ऐसा ही किया। मिसौरी में फंसे जिल और मार्विन को मेरी मदद से बचाया गया और उन्हें रैकून सिटी वापस लाया गया। एडा ने बड और बाकी लोगों को बुलवाया। सब लोग फिर से एक साथ आ गए। 19 अक्टूबर को एडा ने ऐसे आंकड़े जारी किए जिनसे पता चला कि एसेंशियन वायरस, मेलरिक के मूल एस वायरस का उत्परिवर्तित रूप था। जिल ने शुद्ध नमूने का परीक्षण करने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया और वह जीवित बच गई। उसकी ताकत 30 टन से अधिक हो गई। उसकी स्पीड 200 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो गई। 23 अक्टूबर को जिल के नेतृत्व में कोलोराडो ने स्वतंत्रता की घोषणा की। अन्य दक्षिणी राज्यों ने भी उसका अनुसरण किया। शेष 7 राज्य लड़खड़ाती संघीय सरकार से जुड़े रहे। 27 अक्टूबर को एक चरमपंथी गुट फैमिली ने संघीय सरकार पर कब्जा कर लिया और ज़ोंबी खतरे को समाप्त करने के बहाने मॉस्को और लंदन पर परमाणु बम गिरा दिए। 28 अक्टूबर को रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वाशिंगटन पर मिसाइल दागी, जिसे रोका नहीं जा सका। 29 अक्टूबर की सुबह तड़के अमेरिकी सरकार ने रूस की अस्थायी राजधानी पर परमाणु हमला करने की घोषणा की। रूस ने नव स्वतंत्र राज्यों पर बमबारी करके जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। 5 घंटे में दर्जनों परमाणु बम दागे जाएंगे। जाविस रुक गया। टोनी वहीं जम गया। क्या ये तुम्हारा वायरस है? टोनी कांपते हुए बोला। तुम 12 घंटे के लिए बाहर गए और लगभग दुनिया को तबाह कर दिया। मालरिक ने गुस्से से कहा, मैंने वायरस को नष्ट कर दिया। मैंने सब कुछ जांचा, जीवन का कोई संकेत नहीं, मकड़ी भी नहीं। वह चूहा, वह तो विश्व चेतना थी। उसने गड़बड़ कर दी। मैं तो बस उसकी गंदगी साफ करने वाला सफाईकर्मी हूं। उन्होंने विश्व चेतना द्वारा साझा की गई भावनाओं को याद किया। छोड़ दो, विकसित हो जाओ, नियंत्रण खो दो, उपहार दो, बचाओ। उन्हें लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा। इसलिए मेरे जाते ही उन्होंने विकास को थोपने की कोशिश की। उस चूहे ने बचे हुए इस वायरस के अंशों को सांस के जरिए अंदर ले लिया और फिर संयोगवश हंक को काट लिया। क्या आपको लगता है कि मैंने इसकी योजना बनाई थी? मालरिक ने माथे को रगड़ते हुए आह भरी। ये वैश्विक चेतना खतरनाक रूप से लापरवाह है। चलो रैकून सिटी चलते हैं। हम वहां से सब कुछ समझ लेंगे। अंडरस्को। जाविस के सबसिस्टम ने पहले ही जिल और अन्य लोगों को सूचित कर दिया था। जब तक मेलरिक और टोनी रैकून सिटी पहुंचे, तब तक शहर के द्वार के बाहर सभी परिचित चेहरे उनका इंतजार कर रहे थे। मेलरिक ने जब आखिरी बार रैकून सिटी को देखा था, तब से उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। अब शहर के चारों ओर कंटीले तारों और नुकीली कीलों से बनी मजबूत स्टील की बाड़ लगी हुई थी। शहर के ऊपर कोयले का घना धुआं शैडो हुआ था, जिससे हवा में घुटन भरी और तीखी गंध फैली हुई थी। मालरिक के उतरते ही शर्ली भीड़ के बीच से दौड़कर निकली और उसकी बाहों में जा गिरी। भाई मालरिक, वह रोते हुए बोली, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे बहुत डर था कि आप वापस नहीं आएंगे, लेकिन बहन अदा कहती रही कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आप सचमुच वापस आ गए हैं।
मुझे माफ करना, मालरिक ने धीरे से कहा और उसका सिर सहलाया। मैं बहुत दिनों से दूर था, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिल और एडा वोंग उसके पीछे पीछे चलकर आईं। तुम अभी अभी लौटे हो और जाने की बात कर रहे हो? एडा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। बॉस, जाने से पहले उस तथाकथित विश्व चेतना को क्यों नहीं नष्ट कर देते? गाल पर पट्टी बांधे और विंडब्रेकर पहने एडा, युद्ध की थकान के संकेतों के बावजूद भी सहज सुंदरता बिखेर रही थी। मेलिक, वापस स्वागत है, जिल ने राहत और चिंता से भरे भावों के साथ कहा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विश्व चेतना इतनी भयावह घटना को जन्म दे सकती है। मेरे पास शब्द नहीं हैं। जिल की सैन्य वर्दी उसके शरीर से ऐसे चिपकी हुई थी मानो उसकी दूसरी त्वचा हो, उसका व्यवहार अब और भी कठोर और दबंग हो गया था। अराजकता ने स्पष्ट रूप से उसे एक युद्ध अनुभवी नेता में ढाल दिया था। क्या सचमुच हमारी दुनिया के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। क्या हम कुछ कर सकते हैं? निर्देशक बर्ड ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, जल्दी मत सोचो। मेलिक, मुझे इन परिस्टेटसियों में तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हें जिंदा और ठीक ठाक देखकर अच्छा लगा। जाविस ने उन्हें सच्चाई के बारे में जानकारी दे दी थी। आसन निराशा के बावजूद मालरिक के प्रति सभी की कृतज्ञता उस व्यक्ति के प्रति जिसने कभी उन्हें बचाया था अडिग थी। मालरिक ने समूह पर नजर डाली। मार्विन, बड, इलियट, सभी अभी भी खड़े थे। ऐसे लोग जो सामान्य परिस्टेटसियों में अब तक हताहत हो चुके होते। ये स्पष्ट था, वैश्विक चेतना ने उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। अन्यथा इस तरह के संकट में उनका जीवित रहना बहुत सुविधाजनक होता। बस एक दुनिया को बचाना है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, मालरिक ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने सबको गले लगाया। इतने ऊसलेव मत दिखा। मैं वादा करता हूँ, बच्चों को पढ़ने के लिए शांत डेस्क मिलेंगे और इस दुनिया पर फिर से सूरज चमकेगा। मैंने ही वायरस बनाया है। बेशक मैं ही इसे नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन दुनिया को बचाना सिर्फ उन्हीं का काम नहीं था। विश्व चेतना कुछ क्षण पहले पुनः प्रकट हुई थी और उसने उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया था जिसे ठुकराना असंभव था। दुनिया की आधी नियंत्रण शक्ति और एक नई आना पे छोटे ऊ की मात्रा ब्लडलाइन का स्वलॉकिंग क्षमता। मालरिक को पहले वाले की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन दूसरा उसकी मौजूदा जरूरतों के लिए एकदम सही था। इसके जरिए वह अपने आना पे छोटे ऊ की मात्रा ब्लडलाइन का कोड की स्थिरता को नियंत्रित कर सकता था, जो उसके क्रिप्टोनियन ब्लडलाइन अनुसंधान के लिए बेहद जरूरी था। उसके शरीर से निकलने वाले उसके रक्त या बालों के किसी भी अंश से महत्वपूर्ण आना पे छोटे ऊ की मात्रा ब्लडलाइन का जानकारी हट जाती। मालरिक जैसे व्यक्ति के लिए यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसने न केवल उसकी शक्ति को बढ़ाया, बल्कि उसे प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए नमूना बनने से भी बचाया। उसे अब भी इस बेपरवाह दुनियावी चेतना का चौकीदार होने से नफरत थी। लेकिन सच कहूं तो इनाम बहुत ही शानदार था। इसके अलावा एक शर्त भी थी, ये सौदा तभी पूरा होगा जब वह दुनिया को सफलतापूर्वक बचा लेगा और जैविक विकास को आगे बढ़ाएगा। अन्यथा चेतना भुगतान नहीं कर पाएगी या नहीं करेगी। पुरस्कार इस बात पर आधारित नहीं थे कि वह क्या चाहता था, बल्कि इस बात पर आधारित थे कि उसमें क्या था। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? जिल ने भौं उठाकर पूछा। बाकी लोग अब उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। चलिए अंदर चलते हैं, मेलरिक ने कहा। और हाँ, मैं आपको किसी से मिलवा दूं, ये मेरे भाई टोनी स्टॉक हैं। ये तो बस घूमने आए हैं। उसने अपने बगल में खड़े लाल और सुनहरे रंग के आकर्षक कवच पहने हुए व्यक्ति की ओर इशारा किया। सब लोग चौंक गए। अब तक तो सब यही मान रहे थे कि यह जाविस की कोई और यूनिट है। आप मालरिक के भाई हैं। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपका भाई एक महान हस्ती है, आप भी काफी अद्भुत होंगे। टोनी के मन में प्रशंसा की लहर दौड़ गई। उसके होंठ फड़कने लगे। गलत प्रतिक्रिया। उन्हें कहना चाहिए था, रुको, मालरिक तुम्हारा भाई है, इसीलिए तो वो इतना प्रभावशाली है। टोनी ने मन ही मन ठान लिया कि वह बाद में उन्हें चौंका देगा। उन्हें स्टॉक की तरह एक करारा सबक सिखाने की जरूरत थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रैकून सिटी पुलिस विभाग अब कोलोराडो गणराज्य की राजधानी भवन के रूप में टास्क करता था। टास्क वाहक अध्यक्ष के रूप में जिल यहीं से डेली तस्कों का नेतृत्व करती थी या ज़ोंबी को खत्म करने के लिए गश्त पर निकलती थी। पुराने पुलिस स्टेशन के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बट, जो अब राष्ट्रीय वायरस अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं, और मार्विन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक हैं, अन्य शीर्ष हस्तियों के साथ बैठे थे। मालरिक मेज के शीर्ष पर खड़ा था, अभी भी उस अवास्तविक बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। उनके लिए तो बस कुछ ही घंटे बीते थे, लेकिन ये पूर्व छोटे शहर के पुलिसकर्मी और अधिकारी अब एक नए गणतंत्र के नेता बन चुके थे। देश में मात्र कुछ लाख नागरिक थे, जिनमें से अधिकांश इसी किलेबंद शहर में सिमटे हुए थे। फिर भी बदलाव का प्रभाव स्पष्ट था। जिल ने मौजूदा संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हमारी सबसे बड़ी समस्या व्हाइट बेयर नेशन से होने वाला संभावित परमाणु हमला है, और पलायन कर रहे ज़ॉम्बी की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारी रक्षा पंक्ति बहुत कमजोर पड़ गई है, खासकर सुपर ज़ॉम्बी, उसने गंभीर स्वर में कहा।
मेरे और आयरन मैन के अलावा रैकून सिटी में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो अब 40 से अधिक संप्रभु क्षेत्रों में विभाजित है, राज्यों के बीच बातचीत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तब्दील हो गई थी। ये बेतुका था। जिल उसकी ओर मुड़ी। आगे क्या करना है, ये तुम्हारा फैसला है, मालरिक। मालरिक ने सिर हिलाया। समाधान सरल है, पहले परमाणु हथियारों को नष्ट करो, फिर सुपर ज़ॉम्बी का सफाया करो। उन्होंने आगे कहा, बड़े लक्ष्यों के लिए साहसिक कदम उठाने पड़ते हैं। मैं आज रात तक दोनों काम कर लूंगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर हम इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, तो असली समस्या तो आम ज़ॉम्बी ही है। एंटीवायरल सीरम होने के बावजूद इस वैश्विक गड़बड़ी को ठीक करने में समय लगेगा। उदाहरण के लिए, भारत को ही ले लीजिए। वहां की लगभग 80% आबादी या तो मर चुकी है या ज़ॉम्बी बन चुकी है, यानी लगभग 1 अरब लोग दिमागी रूप से विक्षिप्त और संक्रमित हैं। यदि उनमें बुद्धि की कमी न होती, तो वे अब तक दुनिया पर कब्जा कर चुके होते। मानवता के बिखरे हुए अवशेष इसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? और इसमें संक्रमित जानवरों, कीड़े मकोड़े, चूहे, पक्षी को शामिल नहीं किया गया है। इसका केवल एक ही वास्तविक समाधान है, मालरिक ने अपने हाथ मेज पर रखते हुए कहा। हम विकसित एस वायरस का अध्ययन करते हैं, फिर हम इसे लोगों को देते हैं। पृथ्वी पर हर आम इंसान को सुपरह्यूमन बनना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बैठक समाप्त हुई। जिल पूर्व निदेशक के टीएस के आलय में आंतरिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए रुकी रही, जबकि मार्विन और अन्य लोग मालरिक के साथ शहर में घूमे और भूमिगत अनुसंधान सुविधा तक गए। संस्थान के ऊपर एक रोशनदान लगाया गया था और एक नई लिफ्ट अब सीधे इसके मुख्य प्रवेश द्वार से जुड़ी हुई थी। सभी लोग अंदर गए और नीचे उतर गए। कसम से, मैं अब इस दुनिया में कभी बर्गर नहीं खा पाऊंगा, टोनी ने धीमी आवाज में मालरिक से कहा। ये जगह पूरी तरह से मध्ययुगीन हो गई है, लोग सड़कों पर सो रहे हैं, पूरे शहर में सीवेज जैसी बदबू आ रही है। तो क्या तुम्हें मेरे साथ आने का पछतावा है? मालरिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। पछतावा? टोनी ने बनावटी अंदाज में उलझन भरी नजर से उसे देखा। माफ कीजिए, ये शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। मैं यहाँ हूँ, तो क्यों ना कुछ ठीक कर ही दूं। इसे तुम्हारे पापों के लिए क्षतिपूर्ति का प्रयास कह सकते हैं। मुझसे बहस मत करो। मुझे कैसे पता चलता कि विश्व चेतना बेकाबू हो जाएगी? मालरिक ने पलटवार किया। मैं मजाक कर रहा था। ज्यादातर, लेकिन सच में, मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? मैं आयरन मैन हूँ। टोनी ने अपनी बाहें मोड़ लीं। ठीक है, आयरन मैन। क्या तुम यहाँ कोई नया सूट बनाने की योजना बना रहे हो, या सिर्फ घूमने आए हो? नहीं, मैं आपके एस वायरस प्रोटोटाइप का अध्ययन कर रहा हूँ। आप मजाक कर रहे होंगे। आपकी विशेषज्ञता ऊर्जा, सामग्री और रोबोटिक्स में है। क्या मैं तुम्हें जोकर जैसा दिखता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखते हैं कि विज्ञान के बारे में आपका ज्ञान कितना गहरा है। मालरिक ने टोनी से जैव रसायन विज्ञान के कुछ उन्नत प्रश्न पूछे। उसे उम्मीद थी कि टोनी अटक जाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि टोनी ने हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सही दिया, शांति और आत्मविश्वास के साथ। तुमने ये सब हासिल कर लिए? मालरिक ने पलकें झपकाईं। तुमने चुपके से जीव विज्ञान में पीएचडी कब हासिल की? टोनी ने कंधे उचकाते हुए कहा, जब तुमने कहा कि तुम क्रिप्टोनियन डीएनए पर शोध कर रहे हो, उसके तुरंत बाद मैंने कुछ दिनों तक पढ़ाई की। कुछ दिन? तुम पागल हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही असाधारण दिमाग है। टोनी मुस्कुराया। तेजी से सीखना तो बस बुनियादी बात है। प्रतिभाशाली लोग तो इसे आसान बना देते हैं। मालरिक रुक गया। उसे अचानक समझ में आ गया कि थानोस ने एक बार टोनी को ज्ञान से अभिशप्त व्यक्ति क्यों कहा था। जब वे प्रयोगशाला पहुंचे, तो टोनी ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। देखते ही देखते, वह इस वायरस अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुट गया। मैलिक के समझाने से पहले ही वह जटिल सिद्धांतों को समझ लेता था। अक्सर, टोनी यह अनुमान लगा लेता था कि मैलिक आगे क्या कहने वाला है। पहली बार, मालरिक ने ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का अनुभव किया जिसकी संज्ञानात्मक स्पीड उसकी अपनी स्पीड के बराबर थी। उनके विचार बिजली की तरह चमके। एक की क्वेस्ट तुरंत दूसरे के मन में एक प्रतिवाद को जन्म देती। स्पीड तेजी से बढ़ती गई। पास ही खड़े बड और उनके सहायक केवल अचंभित होकर देखते रह गए। दो वैज्ञानिक विसंगतियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे वायरोलॉजी को बुनियादी बीजगणित की तरह ध्वस्त कर रहे हों। 30 मिनट बाद, सेंट्रीफ्यूज से चमकीले नारंगी रंग के तरल पदार्थ से भरी एक ट्यूब निकली। एस वायरस प्रोटोटाइप के लिए टीका, टोनी ने पुष्टि की। ये संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत एंटीबॉडी उत्पन्न करता है और इसे हवा के माध्यम से फैलाया जा सकता है। नुकसान, ये किसी भी संवर्धन प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। उसने शीशी पर हाथ फेरा। अभी के लिए इतना काफी है। अरे तुम इसे चूहों पर आजमा कर देखो। इस बीच, मैलरिक के हाथ में एक सुनहरी शीशी थी। ऐसे एक वायरस, मूल वायरस का उन्नत संस्करण। उत्परिवर्तन का जोखिम 70% तक कम हो गया है और मजबूती के प्रभाव बरकरार हैं। अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन स्पीड जरूर हुई है। उसने अपने साथ लाया हुआ एक सुरक्षित बक्सा खोला और उसमें से एक्सट्रीमिस वायरस की एक शीशी और एक यूएसबी निकाली।
टोनी, एक्सट्रीमिस्ट को एस एक स्ट्रेन के साथ मिलाकर देखो। देखते हैं क्या होता है। मालरिक ने अपना सफेद लैब कोट उतार दिया। मैं अगले चरण के लिए और अधिक जैविक संदर्भ ढूंढने जाऊंगा। और हाँ, साथ ही जाते समय कुछ परमाणु बमों को भी नष्ट कर दूंगा। टोनी ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, जल्दी करो। मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों में मेरे पास एकदम सही वायरस यहीं मौजूद होगा। वह मंत्रमुग्ध होकर सुनहरी शीशी को घूरता रहा। इसका गहन अध्ययन करने के बाद टोनी समझ गया कि यह वायरस सिर्फ जैविक हथियार नहीं था। ये तो विकास का साक्षात रूप था। यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह मानवता को हमेशा के लिए बदल सकता है। और उस बदलाव को लाने वाला बनने की संभावना। ये बेहद रोमांचक था। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे कर लोगे, मैलरिक ने कहा। ये बहुत ही शानदार होगा अगर तुम इस वायरस को खत्म कर दो और मैं सारी गड़बड़ ठीक कर दूं। उन्हें टोनी के संक्रमित होने की कोई चिंता नहीं थी। उनकी शारीरिक संरचना में आए बदलावों के कारण वायरस उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि यह उन्हें और भी मजबूत बना देगा। इसके साथ ही मालरिक प्रयोगशाला से बाहर निकला और आकाश में उड़ान भर ली। उसने तेजी से स्पीड बढ़ाई। 5 सेकंड बाद वह कक्षा में था। अंतरिक्ष के निर्वात में उसका काला कोट लहरा रहा था, शांत और राजसी। उसकी असाधारण दृष्टि ने पूरी पृथ्वी का सर्वेक्षण किया। एक एक करके उसने ग्रह की सतह पर मौजूद हर सुपर ज़ॉम्बी पर अपनी नजर जमा ली। न्याय का समय आ रहा था। उसकी आंखों से झुलसा देने वाली लाल गर्मी की 2 किरणें फूट पड़ी। आसमान से ओमेगा क्लास का विनाश बरस रहा था। आधुनिक दुनिया के लिए ये किसी विज्ञान कथा की प्रलय जैसी चीज लग रही थी। अंतरिक्ष आधारित दैवीय अग्नि। नीचे खड़े सुपर ज़ॉम्बी हैरान होकर ऊपर देखने लगे, तभी तेज किरणों ने उन्हें नष्ट कर दिया। उनके शरीर भाप बनकर अपने सबसे बुनियादी अणुओं में तब्दील हो गए और वे मौत की खामोश चीखें मारते रहे। लाल किरणें पृथ्वी पर ऐसे फैल गईं जैसे गर्म चाकू कागज को चीरते हुए धरती को चीर रहे हों। महासागर उबलने लगे, पहाड़ पिघल गए। जैसे जैसे बिजली की किरणें पूर्वी अफ्रीका से गुजरती गईं, ग्रेट रिफ्ट वैली और भी अधिक विभाजित हो गई। भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों सुपर ज़ॉम्बी ने आसमान की ओर चुनौती भरे स्वर में दहाड़ लगाए। वे अगले ही पल गायब हो गए। शुद्ध ऊर्जा के सामने वे कुछ भी नहीं रह गए। दुनिया भर के लोग विस्मय और भय के साथ इसे देखते रहे। शरणार्थी रोए और प्रार्थना की। सरदार बंकरों में भाग गए। और लंबे समय बाद पहली बार उन्होंने चमत्कारों पर विश्वास किया। मालरिक नहीं रुका। महज 20 मिनट में लाखों सुपर ज़ॉम्बी ऐश में तब्दील हो गए। अगला नंबर परमाणु हथियारों का है। अपने शरीर को एक झटके में घुमाते हुए वह वापस वायुमंडल में गोता लगा गया। इस दुनिया के इंसान उसकी नजर से चीजों को छुपाने का तरीका नहीं ढूंढ पाए थे, यहां तक कि परमाणु बम भी नहीं। वे शीशे से ढके नहीं थे। वे मानो चमक रहे थे। वह पहाड़ों, महासागरों और सैन्य ठिकानों से होकर तेजी से गुजरा और मजबूत बंकरों को टिश्यू पेपर की तरह फाड़ डाला। कुछ ही मिनटों के भीतर मालरिक ने 10,000 परमाणु हथियार एकत्र कर लिए थे, जिनमें से अधिकांश अमेरिका और रूस से प्राप्त किए गए थे। उसने उन्हें अंतरिक्ष में फेंक दिया। जब वे वायुमंडल से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर एक सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए, तो उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों से 2 और ताप किरणें निकलीं। परमाणु बम खामोशी से फटे खूबसूरत आग के गोले शून्य में फूट पड़े। विकिरण की लहरें और विद्युत चुंबकीय स्पंदन अंधेरे में फैल गए, लेकिन पृथ्वी सुरक्षित थी। उपग्रहों ने ये सब कैद कर लिया। ब्रह्मांडीय अग्नि के पर्दे के सामने एक अकेली आकृति की परछाई। मालरिक पृथ्वी की ओर पीट करके हवा में मंडरा रहा था, स्थिर, शांत, दिव्य। उसके चेहरे का आधा हिस्सा परमाणु प्रकाश से जगमगा रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा सूर्य के प्रकाश में नहाया हुआ था। विश्वभर की स्क्रीनों पर उनकी तस्वीर प्रसारित की गई। उसका चेहरा तीखा, अटल और अविस्मरणीय हर उस व्यक्ति के दिल में बस गया जिसने उसे देखा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रकून शहर, एडा वॉन्ग, जिल वैलेंटाइन और अन्य लोग सन्नाटे में स्क्रीन को घूरते रहे। क्या उसने सचमुच अमेरिका और रूस के सभी परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया? शांत स्वभाव वाली अदा की आवाज भी अविश्वास से कांप उठी। जिल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। मुझे लगा था कि सुपरह्यूमन बनने के बाद आखिरकार मैं उसकी बराबरी कर लूंगी, लेकिन पता चला कि वह अभी भी मुझसे मीलों आगे है। भाई मालरिक, आप सबसे अच्छे हैं। शर्ली ने खुशी से चिल्लाते हुए अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। उन्होंने हमें फिर से बचा लिया। मार्विन ने अपने एक अधिकारी से नजरें मिलाईं और कंधे उचकाते हुए कहा, देखा, इसीलिए हम तुम्हें कैनेडी कहते हैं, मैलरिक नहीं। मालरिक एस कैनेडी। वह हंसा और सिर हिलाया। शायद मुझे कोई गुप्त नाम सोच लेना चाहिए। उस आदमी के साथ एक ही नाम रखने से दबाव तो आएगा ही। संस्थान में वापस आकर वैज्ञानिकों ने कक्षा में हुए विशाल परमाणु विस्फोट को देखकर खुशी मनाई। टोनी स्टॉक ने अपने उपकरणों से नजरें ऊपर उठाते हुए बस इतना कहा, आखिरकार हो ही गया। वह मालरिक की ताकत को किसी और से बेहतर जानता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अन्यत्र मालरिक की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले लक्ष्य, प्लागा परजीवी और ईमोल्ड। वह सीधे पृथ्वी की सतह में जा गिरा। उपग्रहों ने तुरंत उसका पता खो दिया।
कक्षा से गिरते हुए उसका शरीर एक धधकते धूमकेतु में बदल गया और स्पेन की वाल्देलोबोस घाटी के एक दूरस्थ गांव में जोरदार धमाके के साथ जा गिरा। विस्फोट की लहर से आधा गांव तबाह हो गया। दर्जनों इमारतें ढह गईं और जमीन टूटे हुए कांच की तरह बिखर गई। लेकिन किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मलरिक ने विस्फोट को पूरी सटीकता से नियंत्रित किया था। गड्ढे से ऊपर उठते हुए वह गांव के केंद्र में स्थित प्राचीन किले की ओर उड़ गया, जिसकी गॉथिक संरचना भव्य लेकिन अशुभ थी। मालरिक कुछ सेकंड के लिए रुका और वास्तुकला की प्रशंसा करने लगा। फिर उसने किले के बाहरी द्वार पर लात मारी। पूरी पत्थर की इमारत एक के बाद एक ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। लोग मलबे से बाहर निकले, भ्रमित थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। मालरिक ने बचे हुए लोगों को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सैडलर कौन है? उनकी आवाज में अधिकार की गूंज थी, फिर भी उनकी निगाहें तुरंत पीछे राजदंड पकड़े हुए एक नकाबपोश आकृति पर टिक गईं। चर्च ऑफ इल्यूमिनेशन के नेता ओसमंड सैडलर ने लास प्लागास परजीवी का उपयोग करके दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की योजना बनाई थी। भीड़ सहज रूप से उसकी ओर मुड़ गई। सैडलर कांपते हुए आगे बढ़ा, फिर धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया। मेरे स्वामी, मैं सैडलर हूं। मालरिक मलबे के ऊपर से चलकर उसके सामने रुक गया। प्रमुख प्लागा को सौंप दो। जी, बिल्कुल, लेकिन डोमिनेंट स्ट्रेन अभी यहां नहीं है, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। नहीं, मालरिक का स्वर बदल गया। यह अजीब है, ये तो यहीं पर है। सैडलर के प्रतिक्रिया करने से पहले ही मालरिक ने पैर पटकते हुए उसकी खोपड़ी को पल भर में कुचल दिया और अपनी आंखों से निकली गर्मी की किरण से उसके शरीर को भाप में बदल दिया। कुछ ही सेकंड बाद ऐश में से एक परजीवी रेंगता हुआ बाहर निकला। मुझे झूठों से नफरत है। उसने नमूने को सुरक्षित रख लिया और पंथ के अनुयायियों की ओर मुड़ गया। तुम्हारे पास प्लागास के बाकी बचे जीवों को खत्म करने के लिए 3 दिन हैं, वरना मैं खुद कर दूंगा। धूल का बवंडर उठा। मालरिक हवा में गायब हो गया। उसकी खामोश विदाई उसके आगमन के उग्रतापूर्ण माहौल के बिल्कुल विपरीत थी। इसके बाद जो सन्नाटा शैडो रहा, उसमें दर्जनों लोग घुटनों के बल गिर पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रोमानिया। कुछ ही मिनटों में कार्पथियन पर्वतमाला में बसे एक गांव के ऊपर मालरिक प्रकट हुआ। ऊपर से देखने पर वह गांव रमणीय लग रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत ही भयावह छिपा हुआ था। महल के केंद्र के ऊपर मंडराते हुए उन्होंने मेगामाइसीट के स्थान का सटीक पता लगाया, वह कवक का मूल भाग जिसने ई मोल्ड को जन्म दिया। वह शल्य चिकित्सा की स्पीड से पहाड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, पत्थरों को ऐसे चीरता हुआ जैसे वे झाग हों। गुफा के केंद्र में मोल्ड मास्टर धड़क रहा था, एक विकराल जैविक पिंड जो एक विशाल गुलाबी शिशु जैसा दिखता था। उसका शरीर जीवन से भरपूर होकर फैलता और सिकुड़ता था, अरबों हाइफे उसमें समाहित होते थे। रेजिडेंट ईविल से विकास की तीसरी कुंजी, फफूंद, मैलरिक ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने एक सिरिंज निकाली, उसमें से माइसेलियम से भरी एक पूरी शीशी निकाली, और फिर अपनी ताप दृष्टि से उस विकृत जीव को वाष्पीकृत कर दिया। पल भर में घाटी में एक चीख गूंज उठी। किसकी हिम्मत है? गुरु का नाश किसने किया? प्रतिक्रिया तत्काल थी, जैसे किसी व्यसनी के उपकरण से बिजली काट देना। मालरिक ने गुफा की छत को तोड़ दिया और बर्फीले गुस्से को पीछे छोड़ते हुए खुली हवा में उड़ गया। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अभी रुक जाओ। यह मिरांडा थी, फफूंद की होस्ट और उस क्षेत्र की शासक। वह आगे बढ़ी, उसके पीछे फफूंद से संक्रमित प्राणियों का एक भयानक झुंड था, जिनमें से कुछ अभी भी स्पष्ट रूप से मानव जैसे दिख रहे थे, जबकि अन्य राक्षसी थे। उत्तम। मालरिक आसमान में उड़ गया। बहुत ऊपर हवा में मंडराते हुए उसने गहरी सांस ली और अपनी बर्फीली सांस को पूरी ताकत से छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा गांव और 3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ साफ बर्फ में दब गया। गांव के बाहर की झील जम गई। मुड़ी हुई सेना अपनी जगह पर स्थिर हो गई, चीखते चिल्लाते उनके चेहरे जम गए। यहां तक कि मिरांडा भी गुस्से के अंतिम क्षण में लीन थी। वह 1 सदी से भी अधिक समय तक जीवित रही। मालरिक ने ग्लेशियर के किनारे तैरते हुए कहा। ये फफूंद मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने जमे हुए उस पूरे टुकड़े को, जो विशाल, ऊंचा और भारी था, उठाया और वापस कक्षा में उड़ गया। उपग्रहों ने उसे फिर से पकड़ लिया। इस बार मानवता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे क्या देख रहे हैं। घरों, पेड़ों और शवों सहित एक विशाल हिमखंड अंतरिक्ष में जा गिरा। मालरिक ने उसे एक बार देखा, फिर मुक्का मार दिया। हिमनद अरबों चमकदार टुकड़ों में बिखर गया, मानो ब्रह्मांडीय आतिशबाजी हो रही हो। दुनिया भर के दर्शकों ने दबी आवाज में कहा, सुंदर। लेकिन जब उन्होंने उस रहस्यमय रक्षक की ओर मुड़कर देखा तो वह पहले ही जा चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रकून शहर। मालरिक पुलिस स्टेशन लौटा और तुरंत ही उसे घेर लिया गया। सबसे पहले जिल थी। उसने आंखों में आंसू लिए उसे प्रणाम किया और फिर गले लगा लिया। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जयकारे, हंसी, आंसू, राहत। उसके बगल में आतिशबाजी फूटी और इंद्रधनुषी रंग के रंगीन कागज झरने की तरह बरसने लगे। कमरे में शैंपेन की बोतलें बिखर गईं। उनमें से एक ने बोतल खोली और उसे फूटने दिया। उन सभी ने ये देखा, मालरिक, उनका रक्षक, उन खतरों को मिटा रहा था जो कभी उनके विनाश का कारण बने थे।
लड़के लड़कियों ने उसके गालों पर चुंबन किया और बाद में गर्व से इसका प्रदर्शन किया। वह उनके लिए आशा का प्रतीक बन गया था। एक नाम जिसे कभी भय के साथ फुसफुसाया जाता था, अब मुक्ति के गीत की तरह जय जयकार किया जाता था। मालरिक, वह व्यक्ति जिसने प्रलय को चमत्कार में बदल दिया। भीड़ ने उसे हवा में बहुत ऊपर उठा लिया, जैसे कि वह उनका चैंपियन हो, उनका हीरो हो, उनका भविष्य हो, वैसे ही जयकारे लगा रहे थे। फिर उन्होंने उसे पोडियम तक धकेल दिया। कुछ तो बोलो, उन्होंने आग्रह किया। एक शब्द भी उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। मालरिक कुछ असहज महसूस करते हुए खड़ा था। उसे अपनी जवानी की भव्य पार्टियां याद आ रही थीं, हमेशा एक दर्शक के रूप में, कभी भी स्टार के रूप में नहीं। लेकिन उसके सामने मौजूद आशा भरी आंखों ने उसे बता दिया कि वह चुप नहीं रह सकता। उसने अपना गला साफ किया। उसने भीड़ की ओर देखा। फिर उन्होंने इंटरनेशनल गीत अंग्रेजी में गाया। एक शांत स्वर में गायन शुरू हुआ। फिर रूसी स्वर सुनाई दिए। फिर और भी आवाजें ऊंची होती गईं। जब गाना खत्म हुआ तो कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग चिल्लाने लगे, लेकिन वे सभी आगे बढ़े और उन्हें फिर से गले लगा लिया। यह उत्सव देर रात तक चलता रहा। टोनी भी वहां आ पहुंचा, अपने साथ वैज्ञानिकों की एक टीम को खींचकर। वह नाचा, हंसा, पिया, इश्कबाजी की, और कुछ पल के लिए प्रलय का बोझ बहुत दूर सा महसूस हुआ। हफ्तों बाद पहली बार रैकून सिटी में खुशियां लौट आईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मालरिक ने पूरी रात धुंधली सी अवस्था में बिताई। शराब ने उसकी इंद्रियों को सुस्त नहीं किया, लेकिन पास खड़े नशे में धुत चेहरों ने उसे सोचने समझने से पूरी तरह रोक दिया। कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी थीं। अगली सुबह जब उसने देखा कि एडा और जिल अभी भी उसके बगल में बेहोश पड़ी हैं, तो आखिरकार उसे बात समझ में आ गई। वे अभी भी नशे में थीं और गहरी नींद में सो रही थीं। मालरिक ने चुपचाप कंबल के किनारों को ठीक किया और फिर चुपके से बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन के स्नानागार में उसने अपने शरीर के कुछ हिस्सों से खून धोया और फिर सामान्य कपड़े पहन लिए। वह धीरे धीरे भूमिगत अनुसंधान प्रयोगशाला की ओर बढ़ा। टोनी, जाहिर है, अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। पिछली रात जब मैलरिक ने टोनी को आखिरी बार देखा था, तो वह दो जोरदार हंसी के साथ एक कोने में गायब हो रहा था। शायद वह दोपहर तक नहीं उठेगा। इस समय प्रयोगशाला खाली थी। कल के उत्सव ने नवगठित देश को प्रभावी रूप से ठप कर दिया था। मालरिक वहां बस गए और अकेले ही शोध टास्क शुरू कर दिया। उसने जाविस को टोनी का कल का काम निकालने का आदेश दिया। शुरू में वह टोनी की प्रेस स्पीड को जारी रखना चाहता था। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि टोनी एस वायरस की उत्परिवर्तन दर को 5% तक कम करने में कामयाब रहा था। यह मूलतः एक विकासवादी चमत्कारिक सीरम था, लेकिन टोनी के लिए भी इतनी तेजी से प्रेस स्पीड लगभग अवास्तविक लग रही थी। मालरिक ने डिजिटल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। प्रयोग के बीच में ही टोनी को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। एक्सट्रीमिस वायरस को एकीकृत करने के प्रयास विफल रहे। फिर टोनी के मन में एक विचार आया, अपने ही खून को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना। इससे टास्क क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई। विश्व चेतना द्वारा प्रदत्त विशेष शारीरिक संरचना वायरस सम्मेलन के लिए एक आदर्श सार्वभौमिक वाहक साबित हुई। टोनी ने वायरस के उसके रक्त में मिलने के दौरान हुए परिवर्तनों का एनालिसिस किया था। उन्होंने एक्सट्रीमिस वायरस को एस वायरस के साथ सफलतापूर्वक संयोजित किया, जिससे उत्परिवर्तन दर घटकर 5% हो गई। अपने नामकरण के तरीके का अनुसरण करते हुए मालरिक ने इस नए वायरस को S2 इवोल्यूशनरी वायरस नाम दिया। लेकिन आगे के सुधार रुक गए। इस सफलता के बावजूद उत्परिवर्तन दर को और कम नहीं किया जा सका। फाइल के अंत में टोनी ने एक अंतिम टिप्पणी लिखी, वायरस संक्रमण और उत्परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। सुरक्षित और पूर्ण विकास प्राप्त करने के लिए वायरस वाहक नहीं हो सकते, हमें एक नए माध्यम की आवश्यकता है। मालरिक ने इस पर विचार किया। एक नया माध्यम, फफूंद या परजीवी? नहीं, वे अस्थिर और बाहरी चीजें हैं। हमें कुछ और चाहिए। उसने मेज पर रखी सीरम की शीशी पर नजर डाली और उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। रुको, सुपर सोल्जर सीरम। बिल्कुल। वह अचानक खड़ा हुआ और मेज पर हाथ पटका। जाविस, क्या स्टॉक डेटाबेस में सुपर सोल्जर सीरम के बारे में कोई आंशिक सूत्र या डेटा मौजूद है? मास्टर मैलरिक, स्टॉक इंडस्ट्रीज के मेनफ्रेम में अपूर्ण दस्तावेज संग्रहीत हैं, जाविस ने उत्तर दिया। बिल्कुल सही, मुझे यही चाहिए था। अपनी समय यात्रा की क्षमता का उपयोग करते हुए मालरिक गायब हो गया और कुछ ही क्षणों बाद पुनः प्रकट हो गया। उसने एक यूएसबी ड्राइव लगाई और सुपर सोल्जर से संबंधित ढेर सारा डेटा स्क्रीन पर आ गया। इस बार हारना कोई विकल्प नहीं है, मालरिक ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए धीरे से कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर जल्दी ही आ गई। टोनी अपनी आंखों से नींद मलते हुए प्रयोगशाला में पहुंचा। उसका इरादा मालरिक को चिढ़ाने का था, लेकिन शोध की दिशा देखकर वह जम गया। बिना किसी झिझक के टोनी ने अपना लैब कोट पहना और पानी में कूद पड़ा। समय बीतते बीतते पता ही नहीं चला। जब विशालकाय सटीक सिंथेसाइजर से बीप की आवाज आई, तो एक सुनहरा घोल एक पारदर्शी सिरिंज में भर लिया गया। दोनों व्यक्ति विस्मय से देखते रह गए। इस खूबसूरती को देखो, टोनी ने मुस्कुराते हुए सिरिंज को एक अनमोल फूल की तरह पकड़ रखा था।
हम तो लगभग प्रोमेथियस बन चुके हैं। मालरिक ने सिर हिलाया। ये सीरम किसी भी जीव को विकास के एक नए स्तर तक पहुंचा सकता है, उसे पूरी तरह से एक नई प्रजाति में बदल सकता है। ये देवताओं की अग्नि है, ज़्यूस की अपनी बिजली है, टोनी ने श्रद्धापूर्वक कहा। उपकरण के पास जाकर उसने सिरिंज उठा ली। एस वायरस, ई मोल्ड, प्लागा परजीवी और एक्सट्रीमिस वायरस। हमने सुपर सोल्जर सीरम की रूपांतरण विधि से प्रेरित होकर इन 4 प्रमुख तत्वों से उत्परिवर्तन और विकास कारकों को मिश्रित किया है। आज का सीरम संक्रामक नहीं है, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, यह विकास की दिशा में बस अगला कदम है। मालरिक ने आगे कहा, बढ़ी हुई ताकत, सहन शक्ति, स्पीड और बुद्धिमत्ता के अलावा ये वायरस से प्रतिरक्षा, असाधारण पुनर्जनन, अंगों का विस्तार, जीवाणु नियंत्रण, रक्त परजीवीवाद और हजारों डिग्री तक तापमान में हेरफेर करने की क्षमता प्रदान करता है। उत्तम शब्द भी इसका पूरी तरह से वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हम इसे क्या नाम दें? एसएस एनहांस्ड सीरम, क्योंकि यह एस वायरस से प्राप्त हुआ है। नाम सुझाने से पहले मालरिक ने अपनी उंगलियों पर मौजूद एट्रीब्यूटों को गिना। टोनी मुस्कुराया। सुनने में ठीक है, लेकिन मौलिक नहीं है। सुपर सोल्जर ऑसम एक्स्ट्रा लार्ज सीरम कैसा रहेगा? यह उस बूढ़े हॉवर्ड के फॉर्मूले से कहीं बेहतर है। मालरिक ने अपनी आंखें घुमाईं। सच में, ये तो बहुत बुरा है। बात पक्की हो गई है, एसएस टाइप स्ट्रेंथनिंग सीरम। टोनी ने पलटवार करते हुए कहा, तुम्हारा नाम किसी सस्ते, बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पाद जैसा लगता है। जो भी हो, ये तुम्हारा सीरम है। मालरिक ने अपना सिर हिलाया। और आप सचमुच इसे हर जगह वितरित करने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? टोनी ने फ्राउनिंग किया। इससे और भी संकट और संघर्ष पैदा होंगे। आप ये जानते हैं। बिल्कुल नहीं। मालरिक ने मेज से 2 सिरिंजें निकालीं। हमारे पिछले नतीजे याद हैं। उसने 3 शीशियां बाहर निकालीं। यह SS1 है, इसमें केवल एस वायरस के लक्षण हैं। SS2 में SS1 के अतिरिक्त एक्सट्रीमिस वायरस के गुण शामिल किए गए हैं। और SS3, यह एक उत्तम सीरम है जिसे हमने अभी अभी संश्लेषित किया है। मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। SS1 व्यापक रूप से उपलब्ध होगा, SS2 केवल विश्वसनीय व्यक्तियों के लिए, और SS3 केवल आपके लिए है। उसने टोनी के कंधे पर थपथपाया। चूंकि SS3 के कच्चे माल के लिए आपके रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए यह विशेष रूप से आपका ही है। टोनी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। सच कहूं तो, ये सुनकर मेरी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। उसने नाटकीय ढंग से अतिशयोक्ति करते हुए कहा, अगर तुमने एक ही बार में मेरा 400 सीसी खून न निकाला होता, तो शायद मैं रो रहा होता। खुद को इतना खास मत समझो। सब कुछ विज्ञान के लिए है। मालरिक ने टोनी के कंधों पर हाथ रख दिया। चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा खाने को खिलाता हूं जो तुम्हारी ऊर्जा के लायक हो। क्या ये इसके लायक है? तुम्हारा मतलब इस प्रलयकारी बंजर भूमि में मिलने वाले चिपचिपे राशन बार से है? टोनी ने मुंह बनाया। दुनिया का अंत हो या ना हो, आपको अपने लजीज खाने की चाहत तो रहेगी ही। जैसे ही मालरिक बोल रहा था, अचानक उसके शरीर में एक हलचल सी दौड़ गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तुम्हारा चेहरा कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो। टोनी बीच रास्ते में ही रुक गया। वह स्पष्ट रूप से असमंजस में था। उसे याद आया कि कल जंगल में मालरिक कैसा दिख रहा था। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं? क्या फिर से विश्व चेतना की बात हो रही है? मालरिक कुछ देर रुका, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। कुछ सेकंड बाद, उसने धीरे से सिर हिलाया, उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान में बदल गए। यह जटिल है, लेकिन संक्षेप में कहें तो, ऐसे सीरम पर्याप्त नहीं है। इसे संक्रामक विकासवादी सूत्र के पुराने संस्करण की आवश्यकता है। टोनी ने पलकें झपकाईं। क्या उस चीज का दिमाग खराब हो गया है? वैसे, क्या उसके पास दिमाग है भी? उसने अपनी बाहें मोड़ लीं। ऐसे सीरम का इस्तेमाल क्यों ना करें? यह स्पष्ट रूप से बेहतर है। क्योंकि यह बहुत स्थिर है, मालरिक ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। इसमें आगे के विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। विश्व चेतना कुछ ऐसा चाहती है जिसमें अभी भी परिवर्तन की क्षमता हो, कुछ गतिशील हो। टोनी ने गहरी सांस ली और कमर पर हाथ रखकर बोला, तो यह अराजकता के लिए जगह छोड़ना चाहता है। बहुत खूब, ये तो बिल्कुल वैसी ही सलाह है जो ओबदिया ने मुझे एक बार दी थी। उसने मुझे सलाह दी थी, एक ऐसी राइफल बनाओ जो अपने आप गर्म हो, ठंडी हो और दिशा का पता लगा सके। बिल्कुल पागलपन है। मालरिक मुस्कुराया। मुझे अंदाजा है, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल, और अब मुझे पता चल गया है कि वह मुझे क्यों मारना चाहता था। शायद इसलिए क्योंकि तुमने वह बेतुकी राइफल नहीं बनाई। टोनी ने आह भरी। दुनिया को बचाने वाले ग्राहक थोड़े सनकी होते हैं। मालरिक वर्कबेंच पर लौट आया। कम से कम एस वायरस का नया वेरिएंट बनाना तो आसान होना चाहिए, अब जब हमने ऐसे सीरम बना लिया है। मैं दुनिया की इस गुहार को नजरअंदाज नहीं करने वाला। अगर बाद में कुछ गड़बड़ भी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार मुझ पर ही आएगी। वह रुका और सोचने लगा, और अगर ऐसा होता है, तो शायद अब समय आ गया है कि मुझे और अधिक अधिकार मिले। शायद मुझे ही विश्व चेतना बनना चाहिए। ये सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराया।
हो सकता है कि जाविस इसका नया एआई अवतार हो। 5 मिनट बाद एस वायरस का अंतिम वेरिएंट अस्तित्व में आया, एक ऐसा संस्करण जिसकी संक्रमण उत्परिवर्तन दर मात्र 0.1% थी। यह मूल वायरस के लगभग समान था, लेकिन वैश्विक जीव विकास की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करता था। विश्व चेतना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, मानो वह खुशी से झूम रही हो। मालविक उस उत्साहपूर्ण ऊर्जा को अपने भीतर स्पंदित होते हुए महसूस कर सकता था, जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा हो। ठीक है, मालविक ने हाथ उठाते हुए बुदबुदाया। मैं टोनी के साथ बाहर जाऊंगा, खाना खाऊंगा और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिस पर इस वायरस का परीक्षण किया जा सके। संस्थान की लिफ्ट में कदम रखते ही उसने टोनी को असहाय भाव से कंधे उचका दिए। शहर में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कल के उत्सव के कारण अधिकांश लोग छुट्टी पर थे। लगभग खाली गलियारों से गुजरते हुए मालविक ने शिकायत की, एक अव्यवस्थित सरकार वाले देश को चलाना बहुत मुश्किल काम है। जब तक उनकी मुलाकात जिल से नहीं हुई, तब तक उन्हें पता नहीं चला कि स्टेशन लगभग सुनसान क्यों था। उन्होंने गर्व से सिर हिलाते हुए समझाया, टास्कवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैंने सभी को आज छुट्टी दी थी। आपने कल दुनिया को बचाया, इसलिए आज एक नया राष्ट्रीय अवकाश है। मालविक रुक गया। कुशल नेतृत्व, उसने अनिच्छा से प्रभावित होते हुए बुदबुदाया। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जिल खुश नहीं लग रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूर्व पुलिस प्रमुख का टीएस के आलय। हे जिल, क्या चल रहा है? मालविक ने उसके चेहरे के भावों को देखते हुए पूछा। टोनी ने उसे एक नजर देखा और भाग गया। उसे पिछली रात के ड्रामे का दूसरा दौर नहीं चाहिए था। तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या गड़बड़ है? जिल ने कमर पर हाथ रखकर पलटवार किया। तुमने कुछ इतना बेतुका काम करने के बाद पूरे एक दिन के लिए गायब हो गई थी। मुझे और एडा को लगा कि तुमने हमें धोखा दिया है। मालविक ने शांत भाव से जवाब दिया, अपराध के डर से भाग जाना केवल वास्तविक अपराधियों पर लागू होता है। इसके अलावा तुम नशे में थे, ज्यादा से ज्यादा मामूली नशे में, और जो हुआ उस पर हम दोनों की आपसी सहमति थी। उसने दबी आवाज में कहा, तुमने शराब को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। जिल का चेहरा लाल हो गया। वह मुंह फेर कर बोली, फिर भी तुमने हमें छोड़ दिया। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जाने से पहले मैंने तुम दोनों को अच्छे से सुलाया था। मालविक ने लापरवाही से अपने लिए एक गिलास पानी डाला। टोनी और मैं प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। मुझे पता भी नहीं था कि आज छुट्टी है। इसी वजह से स्टेशन इतना शांत था। उसने एक घूंट भरा। वैसे अदा, तुम दरवाजे के पीछे क्यों छिपी हो? जैसे ही एडा ने धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर कदम रखा, दरवाजा चरमरा उठा। मैं निमंत्रण का इंतजार कर रही थी, उसने सहज स्वर में कहा। मैं अपने बॉस और अपने प्रतिद्वंदी के बीच चल रही दिल की बातचीत में दखल नहीं देना चाहती थी। जिल की आंखें सिकुड़ गईं। प्रतिद्वंदी? इसे जोर से नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया। एडा झुककर मालविक की गर्दन के पास सूंघने लगी। अरे, रहने दो, हम तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई तो प्रमाणित विशेषज्ञ है। जिल ने पलकें झपकाईं। रुको, इससे समझ में आता है कि मैं जरा रुको। क्या तुम्हारा मतलब है कि वह किसी और के साथ था? मालविक को खांसी आई। जोर से, बस करो। वह उनके बीच में आ गया। एक राष्ट्रपति और एक खुफिया निदेशक आपस में झगड़ रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रों का पतन होता है। दोनों महिलाएं चुप हो गईं और सतर्कता से उसे देखने लगीं। मालविक ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, देखिए, हम सहकर्मी हैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं। उचित संवाद से कोई भी समस्या हल हो सकती है। मैं बस कुछ सवाल पूछना चाहता था। अरे, रुको। तुम हमेशा जल्दी में रहती हो, एडा ने आह भरते हुए कहा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह तड़के पुलिस स्टेशन। मालविक एक परिचित बिस्तर पर जागा। उसने अंगड़ाई ली, अपने बगल में सो रही दोनों महिलाओं को हल्का सा धक्का दिया, कुछ त्वरित वार्म अप व्यायाम किए, फिर स्नान किया और कपड़े पहने। नीचे स्टेशन पर काफी चहल पहल थी। ये पिछले दिन की खामोशी से बिल्कुल विपरीत था। टोनी एक मेज पर झुका हुआ बैठा था, आंखों के नीचे काले घेरे लिए हुए, बेजान ढंग से चबा रहा था। मालविक उसके बगल में बैठ गया, एक बासी ब्रेड उठाए और एक टुकड़ा खाया। स्वाद निराशाजनक था। टोनी, सच में, तुम कल रात फिर से उन दो लड़कियों के पास गए थे? मालविक ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें वैज्ञानिक होना चाहिए, न कि अय्याश। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी। पेपर के बारे में क्या? क्या तुम्हें जरा भी अपराधबोध नहीं है? टोनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने उसे इस महीने की सैलरी दी और उसे स्ट्रॉबेरी भी दी। मालविक की भौहें तन गईं। उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, टोनी। टोनी ने दूध पीते हुए सिर हिलाया। हाँ, उसने मुझे खूब डांटा। तुम इसके हकदार थे। मालविक ने बैगेट का एक और टुकड़ा खाया और लगभग मुंह बना लिया। फिर भी बहुत बुरा था। टोनी ने कोहनी से उसे हल्का सा धक्का दिया। और तुम्हारा क्या? ये मत सोचना कि मैंने पिछले 2 दिनों से काम के बाद तुम जो कुछ कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या आपको सच में लगता है कि आपके किले में तैनात वह एजेंट लड़की सिर्फ एक अधीनस्थ है? वह एक अधीनस्थ कर्मचारी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मालरिक ने टोनी के दूध का आधा हिस्सा अपने कप में डाल लिया। ओह, मेरे अधीनस्थ कर्मचारी, उसने कहा। टोनी हंस पड़ा। चलो, हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए तालियां बजाएं। तुम्हारी बड़ी लहर के लिए चीयर्स, मालरिक ने रूखेपन से जवाब दिया और अपना गिलास टकराया। दोनों ने शराब पी। मालरिक खड़ा हुआ और टोनी के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, बस याद रखना, जब हम लगातार युद्ध चक्रों में उतरेंगे तो तुम्हें अपनी स्पीड धीमी रखनी होगी। अपने शरीर का ख्याल रखना। टोनी ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर तुमने कल मेरा 400 सीसी खून न निकाला होता तो मैं ठीक होता। मालरिक हंसे। मेरा भी खून निकाला गया था और मैं अभी भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हाँ, हाँ, तुम कुदरत का एक अनोखा नमूना हो, टोनी ने रबर जैसी बैगेट चबाते हुए बुदबुदाया। वह अचानक खड़ा हो गया, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से सिकुड़ गईं। बस बहुत हो गया। मैं लाइव ट्रायल पूरा करके सीरम का इंजेक्शन लगा रहा हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया में एकमात्र ईश्वर स्तरीय प्राणी नहीं बनने दूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 31 अक्टूबर दोपहर, रैकून सिटी पुलिस विभाग, सम्मेलन कक्ष। आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा वायरस विकसित किया है जिसके संक्रमण के बाद उत्परिवर्तन की संभावना केवल 1000 में 1 है। जिल अविश्वास से खड़ी हो गई। क्या तुम सच कह रहे हो, मेलरिक? वह अकेली नहीं थी। पूरे कमरे में हलचल मच गई। लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े, उनके जबड़े लटक गए, और उनकी स्तब्ध निगाहें मेज के शीर्ष पर बैठे मालरिक और टोनी पर टिकी हुई थीं। एक ऐसा वायरस जिसने वैश्विक विज्ञान को पनगु बना दिया था। और इन दोनों ने, उन्होंने इसे 2 दिनों में ही सुलझा लिया। इस समय, अगर कोई चिल्लाकर कहे कि स्टॉक एक भगवान है, तो ज्यादातर लोग बस सिर हिला देंगे। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, टोनी ने मालरिक को एक तरफ धकेलते हुए और नाटकीय अंदाज में उठते हुए कहा। मुझे पता है आप सब क्या सोच रहे हैं, क्या आज सुबह उठते ही भगवान ने मेरे साथ कोई मजाक किया। उसने अपनी बाहें इस तरह फैलाई मानो वह पूरी दुनिया को गले लगा रहा हो। लेकिन ये सच है, मैं आयरन मैन के नाम की कसम खाता हूं, दुनिया का अंत आज ही खत्म होगा। वह नाटकीय ढंग से रुक गया। डॉट डॉट डॉट। कोई जवाब नहीं। टोनी ने पलकें झपकाईं, चारों ओर देखा और अजीब तरह से उंगलियां हिलाईं। अरे दोस्तों, क्या यही वो हिस्सा है जहां आपको जयकार करनी है, चिल्लाना है और शायद अचानक नाच भी शुरू कर देना है? अंततः सम्मेलन कक्ष में मौजूद लोग तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। लोग आगे बढ़े और टोनी को हवा में उठाकर बार बार आयरन मैन के नारे लगाने लगे। मालरिक चुपचाप पीछे हट गया, दीवार से टिक गया और उस हास्यास्पद दृश्य को देखकर अपना सिर हिलाने लगा। वह तो वाकई एक शानदार कलाकार है ना? एडा मुस्कुराते हुए उसके बगल में आ गई। ये टोनी है, मालरिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे हमेशा से ही प्रदर्शन करने की चाहत रही है। मेरा मतलब वो नहीं था। एडा ने शरारती अंदाज में मालरिक की हथेली पर उंगली घुमाई। वो बहुत शोर मचाने वाला और दिखावटी है। तुम शांत स्वभाव के हो, सही मौके का इंतजार करते हो, फिर धमाका करते हो। तुम ऐसे इंसान हो जो अपने काम से अपनी बात साबित करते हो। मालरिक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मुझे यह एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद कि मुझमें और मेरे भाई में एक समान एट्रीब्यूट है। एडा मुस्कुराए। कभी भी, बॉस। वे आज रात फिर से पार्टी करेंगे, उसने अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से छूते हुए कहा। वहीं पर जहां हम अक्सर जाते हैं। ठीक है, वहीं मिलते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन टोनी की सपनों की पार्टी कभी नहीं हो पाई। सर्वनाश के बाद की दुनिया में कोई भी संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब उन्हें उम्मीद फिर से लौटकर मिली हो। उत्सव मनाने की बजाय लोग काम पर उमड़ पड़े। वे एक मकसद के लिए बेताब थे। हर कोई नए विकसित वायरस से संक्रमित होने और अपने घरों को वापस पाने के लिए संघर्ष करने को बेताब था। परीक्षण के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती मौके पर ही की गई थी। पूछे जाने पर किसी ने भी संकोच नहीं किया। एक पल के लिए भी नहीं। उन्हें प्रयोगशाला में मरने का डर नहीं था, उन्हें चुने न जाने का डर था। यही उनका मौका था। जिल ने जिन सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया था, वे स्वभाव से योद्धा थे जो सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। उन्होंने क्रम निर्धारित करने के लिए लॉटरी निकाली। सबसे पहले जाने वाले, मेलरिक एस कैनेडी, वह नया अधिकारी जिसने हाल ही में एक कॉकटेल पार्टी में मेलरिक से थरी लाइट्स उपनाम अर्जित किया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद भूमिगत प्रयोगशाला। कंटेनमेंट लैब के बाहर प्रबलित कांच के खिलाफ भीड़ उमड़ पड़ी। अंदर, कैनेडी ऑपरेशन टेबल पर बंधे हुए थे। उनकी बाहों में दर्जनों पोषक तत्वों की नलियां लगी हुई थीं। सुरक्षात्मक गियर पहने मालरिक ने सावधानीपूर्वक एस वायरस के अंतिम रूप को कैनेडी के रक्त में इंजेक्ट किया। उसकी नसों में सुनहरा तरल पदार्थ प्रवाहित होने लगा। चलो, थरी लाइट्स, डटे रहो। तुम ये कर सकते हो। श्री मेलरिक ने तुम्हें चुना है, इस पद को व्यर्थ मत जाने दो। कुछ ही दिन पहले कैनेडी ने घबराकर मालरिक से उपनाम पूछा था। गंभीरता से सोचने का नाटक करने के बाद मालरिक ने उन्हें चमक, आशावाद और ऊर्जा का मिश्रण बताया। इसलिए थरी लाइट्स। कैनेडी ने तब से इस नाम को अपना लिया था, उनका गर्व स्पष्ट था। इस उपनाम ने पूरे विभाग में ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी थी।
अब उस स्वाभिमान की परीक्षा हो रही थी। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। नसें फूल गईं, मांसपेशियां सूज गईं। कैनेडी चीखे, एक लंबी, कर्कश, लगभग अमानवीय चीख। उसका शरीर बंधनों के विरुद्ध छटपटा रहा था, दबाव के कारण धातु चरमरा रही थी। मालरिक जरा भी विचलित नहीं हुआ। शांत और एकाग्रचित होकर उसने कैनेडी की छाती पर हाथ रखा और उसे नीचे दबाए रखते हुए उसके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतों की निगरानी जारी रखी। 7 लंबे मिनट तक कैनेडी चीखते रहे, और 7 मिनट तक बाहर खड़े सभी लोगों ने अपनी सांसें थाम लीं। अंततः कैनेडी शांत हो गए, हौंफते हुए, जीवित। मालरिक ने उन्नत दृष्टि से अपने शरीर का निरीक्षण किया, मांसपेशियों की प्रतिक्रिया का परीक्षण किया और सिर हिलाया। ये कारगर रहा, कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ, वायरस संवर्धन सफल रहा। वह भारी भरकम हो चुके कैनेडी को उठाकर प्रयोगशाला के बाहर एक खाट पर ले गया। जयकारे गूंज उठे, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले स्वयंसेवक तेजी से आगे बढ़े। कैनेडी की मिसाल के चलते सभी मानसिक रूप से तैयार थे। मार्विन, एलियट, कार्लोस, यहां तक कि लॉजिस्टिक्स विभाग का फैटी भी सभी ने अपनी बारी ली। सभी सुधार सफल रहे, कोई उत्परिवर्तन नहीं। दरअसल नए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने मालरिक की सहायता करना भी शुरू कर दिया, जिससे प्रक्रिया में तेजी आई। शाम होते होते कोलोराडो गणराज्य के अस्थायी प्रशासन के सभी सदस्य इस वायरस से संक्रमित हो चुके थे। 1700 से अधिक व्यक्तियों में से केवल एक में उत्परिवर्तन हुआ, लेकिन एंटीवायरल सीरम दिए जाने के बाद उसकी स्टेटस भी स्थिर हो गई। उस एक द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेटशाली व्यक्ति के लिए मालरिक के पास देने के लिए केवल यही था, सहानुभूति। क्योंकि एंटीवायरल सीरम ने स्थायी प्रतिरक्षा प्रदान कर दी थी, जिसका मतलब था कि वह फिर कभी कोई संवर्धन प्राप्त नहीं कर सकता था। ऐसी दुनिया में जहां बाकी सभी लोग विकास कर रहे थे, वह पीछे रह जाता। किस्मत का एक क्रूर मोड़। लेकिन इसके लिए कोई भी मालरिक या टोनी या यहां तक कि विज्ञान को भी दोष नहीं दे सकता था। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता था, तो वह हर चीज के पीछे की रहस्यमय शक्ति थी, विश्व चेतना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सभी नवविकसित विषयों को निगरानी में रखा गया। मालरिक, एडा, जिल और शेरी के साथ प्रयोगशाला में लौट आया। इस बार उसने उन्हें SS2 सीरम का इंजेक्शन दिया, जो कि एक उन्नत संस्करण था जिसमें एक्सट्रीमिस वायरस के गुण शामिल थे। परिणाम आश्चर्यजनक थे, तीनों को असाधारण पुनर्जीवन शक्ति प्राप्त हो गई। शेरी, जो अभी किशोरी ही थी, विकास के कारण अपनी कुछ सीमाओं का सामना कर रही थी। लेकिन एडा और जिल, वे शक्तिशाली मशीनें बन गईं, जो 40 टन से अधिक भार उठाने में सक्षम थीं, और उनकी प्रतिक्रिया का समय सुपरसोनिक स्पीड के करीब था। और उनके शरीर में लगातार सुधार होता रहेगा। लेकिन मालरिक को सबसे ज्यादा आश्चर्य उनकी मनोवृत्ति से हुआ। जब उन्होंने विश्व चेतना की अधिक अनुकूलनीय वायरस की मांग के बारे में बताया, तो उनमें से किसी ने भी विरोध नहीं किया। दरअसल वे सहमत हो गए। उनका मानना था कि विकास को कभी भी सीमित नहीं किया जाना चाहिए। मालरिक खुद से सवाल करने लगा। शायद उसने दुनिया की चेतना को गलत समझा था। शायद वह असल में कोई खलनायक था ही नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसके बाद के दिनों में उन्नत क्षमताओं वाले किसी भी नागरिक में कोई दुष्प्रभाव न दिखने पर जिल ने हरी झंडी दे दी। इस वायरस का अंतिम संस्करण पूरे शहर के लिए उपलब्ध करा दिया गया था। जो भी व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता में सुधार करवाना चाहेगा, उसे पूरा समर्थन मिलेगा। जनता को अस्थायी सरकार पर भरोसा था। जैसे ही घोषणा की गई, लोग पंजीकरण बूथों पर उमड़ पड़े। कुछ लोग जिल को विजय की देवी कहने लगे। यह उपाधि उन्होंने महीनों तक मोर्चे पर डटे रहकर दूसरों को नुकसान से बचाने के कारण अर्जित की थी। उन्होंने वह कर दिखाया जिसका हर नेता सपना देखता है, जनता का प्यार अर्जित करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस दौरान जब रैकून सिटी में विकास टास्क तेजी से चल रहा था, तब मेलरिक और टोनी अंतिम चरण की तैयारी कर रहे थे। SS3 सीरम पूर्ण था, और जल्द ही वे खुद ही इसका इंजेक्शन लगा लेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भूमिगत अनुसंधान संस्थान। हालांकि चूहे पर किए गए प्रयोग सुचारू रूप से चले, लेकिन जाविस ने विफलता की संभावना 10,000 में 1 से भी कम बताई थी। आपके सभी क्लोन सफलतापूर्वक विकसित किए गए। लेकिन क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? टोनी, ये जोखिम भरा है, तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मालरिक ने SS3 संवर्धित सीरम को इंजेक्ट करने के खतरों पर जोर दिया। जोखिम को कम करने के लिए उसने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से क्लोनिंग तकनीक भी हासिल कर ली थी और परीक्षण किए थे। महज 1 घंटे पहले 10 बेहोश टोनी क्लोनों को उन्नत किया गया और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया गया। तभी मालरिक असली टोनी को आगे बढ़ने देने के लिए सहमत हुआ। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, बिल्कुल यकीन है, टोनी ने कहा। वह पहले से ही टेस्ट बेंच पर लेटा हुआ था। उसने खुद को हथकड़ियों से बांध लिया, धातु के क्लैंप उसकी कलाई और कमर के चारों ओर कस गए। अब तुम पेपर की तरह बर्ताव कर रही हो। नहीं, छोड़ो ये बात, पेपर तो मुझे पूरी तरह से निश्चिंत करने के लिए मेरे 10 क्लोन बनाकर मार भी नहीं डालती। टोनी ने कंसोल की ओर इशारा किया। मैंने तुम्हें इतना सतर्क कभी नहीं देखा।
वो निडर मालरिक कहाँ गया जो बिना किसी झिझक के हर काम में कूद पड़ता था। अब तुम ऐसे खड़े हो जैसे मैं अभी फट पड़ूंगा। यह मेरा फैसला है, यही मेरा रास्ता है, मैं तैयार हूं। मालरिक ने कुछ पल उसे घूर कर देखा, फिर सिर हिलाया। उसने कंसोल चालू किया और इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। सीरम ने तेजी से असर दिखाया। सिरिंज के आधे खाली होने से पहले ही टोनी दर्द से चीखने लगा था। मालरिक ने भावहीन चेहरे के साथ जाविस को इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने का संकेत दिया। अगर यह सफल हो गया तो ये ब्लैकमेल करने के लिए बढ़िया सामग्री साबित होगी। अगर यह असफल हो जाता तो खैर ऐसा नहीं होता। असफलता का तो कोई विकल्प ही नहीं था। SS3 सीरम में कई विकासवादी तत्व शामिल थे जिससे मजबूती की प्रक्रिया एस वायरस की समयरेखा से कहीं आगे तक बढ़ गई। मालरिक ने टोनी की त्वचा को लाल होते, फफोले पड़ते और झुलसते हुए देखा। फिर उसका पूरा शरीर मानो चूर चूर कोयले की तरह बिखरने लगा। लेकिन उसके नीचे एक नई त्वचा, चिकनी, चमकदार, बेदाग। उसकी छाती पर लगा घाव अपने आप भर गया। रक्त वाहिकाएं फिर से व्यवस्थित हो गईं। हड्डियां टूटी, फिर से बनी और अपनी जगह पर स्थिर हो गईं। मांसपेशियां फूल गईं, फिर सिकुड़कर सटीक और शक्तिशाली आकार ले लिया। उसका शरीर अब पूरी तरह से सुगठित और गढ़ा हुआ था। उनकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर बढ़ गई। शानदार, मालरिक ने बुदबुदाते हुए कहा। अब वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। उसे संदेह था कि टोनी की प्रेरणा का एक हिस्सा यही था, अधिक शक्तिशाली बनना ताकि वह और अधिक अराजकता फैला सके। 2 घंटे बाद टोनी ने बंधन तोड़ दिए, बेंच से कूदकर नीचे उतरा और सीधे कैफेटेरिया की ओर चल दिया। उसके 1 घंटे बाद 10 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन से तृप्त होकर टोनी परीक्षण के लिए मालरिक के साथ शामिल हो गया। एक हाथ की ताकत 113 टन, अधिकतम दौड़ गति 423 मीटर प्रति सेकंड। सच कहूं तो आपको आयरन मैन सूट को रिटायर कर देना चाहिए। मालरिक ने इसे लिख लिया, लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं हुआ। इसके अलावा आप ही मोल्ड में हेरफेर कर सकते हैं, अपने शरीर से आग उत्पन्न कर सकते हैं, ऊतक और टेंटिकल्स विकसित कर सकते हैं, और यहां तक कि अपने रक्त का उपयोग करके दूसरों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। उसने आह भरी। तुम तो किसी सुपरविलेन की तरह बातें करने लगे हो। भाड़ में जाओ, टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक हाथ में आग की लपटें उठ रही थीं, दूसरे हाथ से वह एक हिलते डुलते जीव को आकार दे रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। यह विकास का अगला चरण है। क्या तुम सचमुच इसे छोड़ दोगे, मालरिक? मैं पहले से ही सुपरमैन हूं, मालरिक ने लापरवाही से जवाब दिया। कृपया अंग्रेजी। ये सीरम मेरे लिए बेकार है। इससे मेरा शरीर किसी भयानक रास्ते पर जा सकता है, शायद टेंटेकल वाले जीव में बदल जाए। SS3 का फॉर्मूला इंसानों के लिए बनाया गया था, क्रिप्टोनियनों के लिए नहीं। फिर भी इससे हमें एक सुराग मिलता है। इसका अध्ययन करने से भविष्य में क्रिप्टोनियन रक्त परीक्षण आसान हो जाएगा। तो मुझे भी उस अध्ययन में शामिल कर लो। मैं प्रलय के दिन के बगल में जागना नहीं चाहता। ठीक है, तुम DC यूनिवर्स में मेरे साथ चल सकते हो। मालरिक ने प्रयोग के लॉग डिलीट कर दिए। वैसे आपका मिशन यहाँ पूरा हो गया है। क्या मैं आपको वापस भेज दूं? तुम यहाँ ज़ॉम्बीज को खत्म करने में मदद करने के लिए रुक रहे हो, है ना? टोनी ने अपनी माँ के आर्मर पर अपनी उंगलियां पटकी। मैं भी यहीं रुक रहा हूँ। मैं आयरन मैन हूँ। मसल मैन की तरह लग रहे हो। 1 घंटे से शर्टलेस हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें अपना नया शरीर बहुत पसंद आ रहा है। टोनी हंसते हुए अपनी मांसपेशियों को दिखाते हुए बोला, अरे, ये मांसपेशियां अब तुम्हारी मांसपेशियों से ज्यादा अलग नहीं हैं, मालरिक। पेपर को SS2 सीरम देना न भूलें। SS3 के लिए और परीक्षण की आवश्यकता है। आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मालरिक ने उसे एक कमीज फेंक दी। चलो, ताकतवर आदमी, मुझे काम करना है। यह आयरन मैन है, और जल्द ही मेरे उन्नत मार्क सूट तुम्हारे सूट को पछाड़ देंगे। मैं इंतजार करूंगा, मालरिक ने बाहर निकलते हुए कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 सप्ताह बाद रैकून सिटी में बचे हुए सभी लोगों ने अपना एस वायरस संवर्धन पूरा कर लिया था। अब वे कम से कम 5 टन भार उठाने में सक्षम थे। जिल ने अन्य राज्यों में बिखरे हुए राष्ट्रों से क्षेत्र को वापस लेने के उद्देश्य से एक नए आक्रमण का आयोजन शुरू किया। मालरिक ने एस वायरस के अंतिम संस्करण का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और इसे विश्व स्तर पर बचे हुए लोगों के केंद्रों में वितरित किया। रैबिट नेशन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उन्होंने अपनी सीमाओं को वापस हासिल कर लिया और यहां तक कि ध्वस्त हो चुके आसन गणराज्य की सहायता के लिए हिमालय भी पार कर लिया। हर दिन मालरिक अपने ज़ोंबी विरोधी अभियान को जारी रखता था या सौर विकिरण को सोखने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करता था। लेकिन रात में वह अक्सर आराम करने के लिए रैकून सिटी लौट आता था। SS2 संवर्धन के बाद एडा और जिल में काफी बदलाव आ चुका था। अब वे जीवित हथियारों की तरह थीं, घातक शक्ति और तीव्र गर्मी का अद्भुत संगम। यह एक स्पष्ट बदलाव था, एक ऐसा बदलाव जिसे मालरिक नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसी बीच टोनी ने दिन के दौरान युद्ध में मोर्चा संभाला, अतुलनीय मारक क्षमता के साथ आगे बढ़ते हुए। अगर हालात बिगड़ जाते तो वह अपना कवच उतारकर निहत्थे ही लड़ता।
रात में वह अपनी प्रयोगशाला में लौट आया और चुपके से अपने मार्क सूट को अपग्रेड करने लगा। मालरिक ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। टोनी जो भी बना रहा था वह तैयार होने पर ही खुलासा करेगा। और इस तरह विनाश के कगार पर खड़ी दुनिया ने खुद को वापस संभालना शुरू कर दिया। लोगों ने मालरिक को उद्धारकर्ता नहीं कहा, उन्होंने इसके बजाय एक ही शीर्षक का उपयोग किया, जगत का ईश्वर __।